दोस्तों, अलियादिल सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। देश के बुनियादी मुद्दों से जनता की नज़र को भटकाना सियासत का हुनर बन गया है। नफरत, डर और सांप्रदायिक उन्माद वाली बुराई और ऐब को अब हुनर माना जाने जाता है। आज के सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम में दोस्तों हम महिला खिलाड़ियों के धरने की वो ख़ास बातें और खुलासे आपके प्रत्यक्ष रखने जा रहे हैं जो अभी तक आपके सामने शायद नहीं पहुंचे होंगे। प्रियंका गांधी ने खिलाड़ियों से कौन सी ऐसी ख़ास बात की जो मीडिया के सामने नहीं आई, वो बताने की कोशिश करेंगे। ब्रजभूषण शरण इस वक्त कहाँ हैं और किस से वो मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही उनके समर्थक क्या योजना बना रहे हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अपराध मुक्त राजनीति के प्रधानमंत्री के वादे की असलियत को भी आपकी सेवा में रखेंगे। 2014 के बाद से देश की राजनीति अपराध मुक्त हुई है या अपराध युक्त? आज पीएम मोदी के मन की बात में क्या खास रहा, महिला खिलाड़ियों के बारे में ये सब खुलासे आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के आखिर तक बने रहने पर ही आपको हकीकत का अंदाज़ा हो पाएगा। और हाँ, अगर आपने टाइम्स ऑफ पीडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नज़रिए से इत्तेफाक रखते हैं, तो वीडियोस को लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको मालूम है कि महिला ओलंपियंस के समर्थन में अब लगातार क्रिकेटर्स, फिल्म जगत के लोग और कई मशहूर हस्तियां और खिलाड़ी सामने आ गए हैं। और ये सिलसिला बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई FIR से शुरू हुआ है। हालांकि सतपाल मलिक, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात और दीगर कई नामवर नेता दूसरे दिन से ही आना शुरू हो गए थे। कल प्रियंका गांधी ने महिला खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर क्या कहा, पहले हम वो सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है? आप देख सकते हैं इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? आप पहले रिजाइन करिए, उसको हटाएं पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाइए। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आप, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार। क्यों? चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर FIR दर्ज नहीं होता। FIR दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश, और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। मैं इस देश की हर एक महिला को, हर एक लड़की को कहना चाहती हूँ, ये लड़कियाँ अकेली खड़ी हैं यहाँ, आप इनके साथ खड़े हो। बात की है इसलिए हम अलग बैठे थे, तो मैं यहाँ क्यों बताऊँ वो बातें, वो इनकी निजी बातें हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मुझे इन पर बहुत गर्व है कि ये आज इस चीज को लेकर खड़े हुए हैं और इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो एक बहुत बड़ी शेम होगी, और हम सबको इनके साथ खड़ा होना चाहिए। बस इतनी सी बात। अब ब्रजभूषण शरण के समर्थन में भी बीजेपी विधायक और दीगर बड़े नेता बयान दे रहे हैं, और ये उनका अधिकार है, वो बयान दे सकते हैं, लेकिन उनके आरोपी सिद्ध होने से पहले जो भी आरोप लगाया गया है एकदम निराधार है और जांच होगी, सब कुछ सामने आएगा। पहले भी कमेटी ने जांच किया है, उसमें कुछ नहीं आया है। यह एक कांग्रेस की बहुत बड़ी साजिश है जो माननीय सांसद जी के राजनीतिक चरित्र को खराब करना चाहते हैं, और माननीय सांसद जी
आम जनता के दिलों में बसते हैं। हालांकि ये भी सही है कि सच्चाई तो अदालत के निष्पक्ष और मुंसिफाना फैसलों के बाद ही सामने आएगी, और ऐसा ही होता भी है। और अभी ब्रजभूषण को भी आप सिर्फ आरोपी ही कह सकते हैं, अपराधी तो नहीं, जब तक कि वो अदालत से मुजरिम साबित ना हो जाएं। मगर ये बात हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को कब समझ आएगी कि मासूम और बेगुनाहों को बिना तहकीक के बस नाम सुनकर ही या कपड़े देखकर ही कुख्यात अपराधी बना दिया जाता है और अपराधी को भगवान का अवतार दे दिया जाता है या बना दिया जाता है। इससे आपराधिक प्रवृत्ति के बेरोजगारों को लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि कई बार मुजरिम को पता होता है कि वो बच जाएगा और बेगुनाह फंस जाएगा, इसलिए जुर्म का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इंसाफ की प्रक्रिया मजबूत हो जाए तो मुजरिम पर कदगन लग सकता है। आपको ये भी याद होगा कि तीन महीने पहले जनवरी में जब ये खिलाड़ी धरने पर बैठे थे, तब राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण ने कहा था कि अगर महिला खिलाड़ियों को कोई आपत्ति थी या मुझसे कोई शिकायत थी तो उनको पुलिस में पहले एफआईआर करानी चाहिए थी। उसके आधार पर जो कानूनी प्रक्रिया होती है मैं उसका सामना करता। उस वक्त ब्रजभूषण की ये बात किसी हद तक सही थी। हालांकि आपको बता दें कि साक्षी मलिक अपने साथियों के साथ इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी से पहले मिल चुकी थी और उनको इंसाफ का आश्वासन दे दिया गया था। जब देश का प्रधानमंत्री एक महिला को इंसाफ का आश्वासन दे दे तो अब एफआईआर का कोई औचित्य नहीं रहता। खैर, इस बार वो प्रक्रिया भी कर ली गई है, यानी एफआईआर हो गई है। हालांकि इसके लिए खिलाड़ियों को काफ़ी जतन करने पड़े। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दखल अंदाजी हुई। अब जैसे ही एफआईआर हुई है, इसके तुरंत बाद ब्रजभूषण दिल्ली आवास छोड़कर अपने संसदीय क्षेत्र गोंडा पहुंच गए। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, मानो कोई बड़ी जंग जीत कर लौटे हों, और हो सकता है ये मामला उनके लिए जंग जीतने जैसा ही हो। इतना ही नहीं हुआ, उनके समर्थन में एक साध्वी महिला धरने का ऐलान भी कर चुकी हैं। हम लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर वो लोग धरने से नहीं उठते हैं तो हम लोग भी पूरे अयोध्या के साधु संत महात्मा और जितने भी मंदिर के लोग हैं वो सब सांसद जी की तरफ से हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठने को तैयार हैं। मैं इसीलिए सांसद जी से मिलने भी आई थी कि हम जो उनका आदेश हो वो हम लोग करें, लेकिन नेताजी अभी हम लोगों को रोक रहे हैं। यानी अब इंसाफ की ये लड़ाई खिलाड़ियों के अखाड़े से होती हुई सियासत के मैदान पर पहुंची और अब धार्मिक शरण लेने भी पहुंच सकती है, ऐसा आभास लग रहा है। हालांकि धरना स्थल पर यह बात करते कई लोग हमें सुनाई दिए थे कि इस लड़ाई को ठाकुर बनाम जाट भी बनाया जा सकता है, और इसकी उम्मीद है और ये बहुत मुमकिन है, क्योंकि सत्ता का लालच किसी भी हद से गुजर सकता है और फिर धर्म, जाति, समाज, सेवा, सौहार्द, सम्मान सब कुछ दांव पर रख दिया गया है। एक और ताज्जुब की बात यह है कि विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट बीजेपी की अच्छी खासी बड़ी नेता हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महिला व बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ट्विटर पर फॉलो करती हैं। अमित शाह, पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी के कई कदावर नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें गश्त कर रही हैं। क्या बबीता फोगाट ने अपनी बहन के समर्थन या महिला खिलाड़ियों के समर्थन में पार्टी के कदावर नेताओं के रूप में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ संपर्क नहीं साधा होगा? अगर हाँ, तो क्या उनको भी फिलहाल खामोश रहने के लिए कहा गया है? लेकिन बबीता फोगाट पार्टी नियमों की परवाह किए बिना महिला खिलाड़ियों के समर्थन में दिखाई दे रही थी। बबीता फोगाट ने महिला खिलाड़ियों के मामले में बनाई गई जांच समिति की मेंबर राधिका श्रवण पर एक आरोप भी लगाया, जिसमें उन्होंने बताया कि राधिका श्रवण ने मेरे हाथ से रिपोर्ट बीच में ही छीन ली जब मैं पढ़ रही थी। ये उन पर आरोप लगाया गया। क्यों छीनी गई ये रिपोर्ट? आखिर उसमें क्या था रिपोर्ट में जो फोगाट यानी बबीता फोगाट को नहीं दिखाई जानी थी? और ये बात खुद सवालों के घेरे में आती है। हैरत की बात यह है कि हमारे इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखे जाने तक महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी और राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा रेखा शर्मा ने अभी तक ओलंपियंस महिला खिलाड़ियों के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन महिला कल्याण मंत्री और महिला आयोग की अध्यक्षा के रूप में महिला सशक्तिकरण और उनके इंसाफ के लिए ज़रूरी ये था कि वह इन महिलाओं के समर्थन में साथ होती और देश की बेटियों के मान सम्मान की जंग लड़ती, या कम से कम उनके लिए कुछ सकारात्मक ट्वीट करती इत्यादि। वैसे इस पूरे प्रकरण की एक और ख़ास बात ये रही कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जो अब तक के आपराधिक मामले हैं वो काफ़ी गंभीर धाराएं हैं, जिनके बारे में छापने और बोलने से टीवी और अखबार जो है वो अक्सर कतराते रहे। लेकिन आज उन्हीं अपराधों की सूची को पहलवानों ने एक पेड़ पर पोस्टर के रूप में टांग दिया है।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर लगी धाराओं की सच्चाई क्या है हमें नहीं पता और ना ही हम इसकी पुष्टि अभी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फेक लिस्ट होती तो अब तक इस पर कई बयान आ गए होते। कुछ सच्चाई जरूर होगी। शायद नेताजी के ऊपर लगे इन आरोपों की फहरिस्त उनके भोले भाले मित्र और समर्थकों के ख्वाबों में भी न रही होगी। हालांकि आरोप मुक्त राजनेता के अस्तित्व का होना आज वैसा ही है जैसा कड़वाहट मुक्त करेला। फैक्ट यह है कि जो जितना बड़ा आरोपी उतना ही बड़ा नेता। मोदी जी की मन की बात में आज उन्होंने महिलाओं के मुद्दे को तो चुना और हरियाणा की ही महिला विषय को चुना, मगर 32 मिनट की पूरी बातचीत में आरोपी ब्रजभूषण शरण और धरने पर बैठी महिला खिलाड़ियों के बारे में उनका कोई वक्तव्य नहीं था, ना कोई जिक्र था। हाँ, उन्होंने कहा जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। अब जरा महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार और अपराधों की पर एक नजर डाल लेते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटना एनसीआरबी 2022 की रिकॉर्ड के अनुसार बीते साल यानी 2022 में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू को महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की लगभग 31,000 शिकायतें मिली थी, जो 2014 के बाद सबसे अधिक हैं। 2021 में एनसीडब्ल्यू को 30,800 से अधिक शिकायतें मिली थीं, जबकि 2022 में ये संख्या बढ़कर 30,900 से अधिक हो गई, यानी 31,000 के आसपास पहुंच गई। 4 दिसंबर 2018 को एमिक्स क्यूरी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि देश में कुल 724 जिलों में से 440 जिलों में वर्तमान और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ 4,122 आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। इन 4,122 मामलों में से 2,324 तो वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ हैं, जबकि 1,675 मुकदमे पूर्व सांसदों और विधायकों से संबंधित हैं। अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के अपराध मुक्त राजनीति के वादे की याद दिलाते हैं, जो आज के मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। इसकी एक बानगी 2014 में पीएम मोदी के राजस्थान में दिए गए चुनावी भाषण में हम आपको पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आजकल ये चर्चा जोरों पर है कि अपराधियों को राजनीति में घुसने से कैसे रोका जाए। मेरे पास एक इलाज है और मैंने भारतीय राजनीति को साफ सुथरी करने का फैसला कर लिया है। वो आगे कहते हैं कि मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि हमारे शासन के 5 साल पूरे होने के बाद पूरी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था साफ सुथरी हो जाएगी और सभी अपराधी जेल में होंगे। मैं वादा करता हूं कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और मैं अपनी पार्टी के दोषियों को भी सजा दिलाने से नहीं हिचकूंगा। ये मोदी जी का बयान था राजस्थान में 2014 में। आज उनका ये बयान मान सम्मान बढ़ाने वाली ओलंपियंस महिला खिलाड़ियों को रह रहकर याद आ रहा होगा, लेकिन नेशन फर्स्ट का नारा देने वाले देश के बड़े नेता और बीजेपी के शिष्टाचारी अधिकारी और कार्यकर्ता, आरएसएस के राष्ट्रवादी और आदर्शवादी संचालक और रोमियो स्क्वाड चलाने वाली संस्थाएं देश के इतने गंभीर मुद्दे पर मौन क्यों हैं? ये सवाल बहुत बड़ा देश के सामने है। क्या उनको रिमोट के किसी बटन के दबने का इंतजार है या आपदाओं में अवसर तलाश करने वाले इसको कर्नाटक के चुनाव से जोड़ने की रणनीति बनाने में व्यस्त हैं? क्या इस पर आपने कभी सोचा है? वैसे अपराध धोने की मशीन भी खूब बनी है और हो सकता है कि 2014 के बाद आने वाली प्रधानमंत्री इसी मशीन को सामने रखकर वो बयान दे रहे हों कि अपराध मुक्त राजनीति की बात कर रहे हों, जिसमें भ्रष्टाचारियों को डालकर साफ सुथरा करने की बात कही गई हो। हाँ, हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। अब तो ये मुमकिन है बकौल अमित शाह के कि ये चुनावी जुमला भी हो सकता है और ये आप भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। अब चुनावी जुमलेबाजी के जाल में देश की जनता खुद फंस रही है, तो इसमें मोदी या अमित शाह का क्या कसूर है? उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा कि हमको आपस में मोहब्बत नहीं करने देते। एक बड़ा ऐब है इस शहर के दानाओं में।